नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीलंका में फील्ड हॉस्पिटल से लेकर युद्धपोत तक ऑपरेशन सागर बंधु बना जीवन रेखा। कबीर के बाबरी बयान पर सियासी भूचाल तेज, बीएमसी ने टीएमसी की मंशा पर उठाए सवाल। सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है, न्याय व्यवस्था में सुधार करना होगा। और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, 21 दिसंबर को होगा नतीजा। अब खबरें विस्तार से। चक्रवात दितवा से तबाह श्रीलंका के लिए भारत सुग्रीव की तरह बनकर सबसे पहले आगे आया है और अपनी बहुआयामी मदद से हालात को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बाढ़ से बचाए गए लोगों की सुरक्षा के बाद अब उनके पुनर्वास और इलाज की जिम्मेदारी भी भारत ने अपने कंधों पर उठाई है। भारतीय वायुसेना ने कैंडी के पास मही यांगिना में 3 दिसंबर को एक पूरी तरह सुसज्जित फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है, जहां पहले 24 घंटों में ही करीब 400 मरीजों का उपचार किया गया। 55 छोटी सर्जरी की गई है और एक बड़ा ऑपरेशन भी सफल रहा। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की मेडिकल टीमें श्रीलंका के सबसे प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम कर रही हैं, ताकि संक्रमण और बीमारियों से पीड़ित लोगों को जीवन बचाने वाली चिकित्सा मदद मिल सके। वहीं भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने वरिष्ठ कॉरपोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठकर भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस आपदा ने 600 से अधिक लोगों की जान ले ली है और देश के बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत ने आपदा के पहले ही दिन ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर श्रीलंका को सबसे तेज और सबसे व्यापक, सबसे संगठित सहायता पहुंचाई है। अब तक 58 राहत सामग्री, सूखा राशन, तिरपाल, टेंट, दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और जल शोधन इकाइयां कोलंबो भेजी जा चुकी हैं। 80 से अधिक एनडीआरएफ जवानों ने बाढ़ क्षेत्रों में जाकर लोगों को सुरक्षित निकाला है, जबकि सेना ने 130 टन बेली ब्रिज यूनिट्स और 65 टन मोबाइल मॉड्यूलर ब्रिज भेजकर मार्ग संपर्क बहाल करने में मदद की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की इस लगातार और निर्बाध सहायता की खुलकर सराहना करते हुए कहा है कि संकट के समय भारत ने मानवता और पड़ोसी धर्म का सर्वोच्च उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है, जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए रणनीति के तहत निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। विवाद तब बढ़ा जब टीएमसी ने कबीर को उस बयान के बाद सस्पेंड किया जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद उद्घाटन की बात कही थी। बीजेपी का कहना है कि कबीर पहले भी 70% मुस्लिम जनसंख्या का हवाला देते हुए बयान देते रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने उन्हें तब तक नहीं रोका। इसी आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सस्पेंशन देर से किया गया ताकि राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ मिल सके। पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया है और बंगाली कहावत धोरी माछ न छुई पानी का हवाला देते हुए कहा है कि ममता पर्दे के पीछे से खेल रही है। बीजेपी का दावा है कि कबीर के समर्थक बेलडांगा में कथित रूप से ईंटें लेकर मस्जिद निर्माण की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि यह पूरा मामला धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य वोट बैंक को मजबूत करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बेलडांगा संवेदनशील क्षेत्र है और यहां अस्थिरता बढ़ी तो NH-12 पर असर पड़ सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा तक प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर टीएमसी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि यदि ममता वास्तव में शांति चाहती तो तुरंत और सख्त कार्रवाई होती, लेकिन उसकी खामोशी राजनीतिक लाभ के संकेत देती है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और इसे और अधिक सुलभ व प्रभावी बनाना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की है कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय न्यायिक नीति तैयार करना उनकी पहली कोशिश होगी। सीजेआई ने कहा है कि मुकदमेबाजी की लागत कम करना, न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना और अदालतों की दक्षता बढ़ाना अब समय की जरूरत है। उन्होंने माना है
कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा ही इसे सक्रिय बनाए रखता है। इसीलिए नए मामले दायर होते रहेंगे और पुराने मामलों पर निपटारा भी लगातार चलता रहेगा। सीजेआई ने बताया है कि मध्यस्थता को बढ़ावा देकर लंबित मामलों की संख्या कम की जा सकती है और ये न्याय व्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में कई सुधार देखने को मिलेंगे, जिनका उद्देश्य आम नागरिक के लिए न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने जोर दिया है कि ये सुधार वो अकेले नहीं कर सकते और इसके लिए पूरे न्यायिक ढांचे के सहयोग की आवश्यकता होगी। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध और तकनीकी जटिलताओं जैसे नए मुद्दों पर न्यायपालिका को खुद को अपग्रेड करना होगा ताकि आधुनिक चुनौतियों का प्रभावी समाधान हो सके। सीजेआई ने भरोसा जताया है भारत का लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों भविष्य में और भी मजबूत और सक्षम रूप से उभरेंगे। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में सभी नगर निकायों के परिणाम 21 दिसंबर को घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पहले चरण की काउंटिंग 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कई उम्मीदवारों की याचिका पर इसे रोका गया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे जारी होते हैं तो 20 दिसंबर को होने वाली वोटिंग पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए अदालत ने निर्देश दिया है कि दोनों चरणों की मतगणना एक ही साथ की जाए। साथ ही 20 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर भी रोक लगा दी गई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों का पहला फेज पूरा हुआ है, जिसमें 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोटिंग कराई गई है। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है, जिनकी प्रतिष्ठा इन नतीजों पर दांव लगी है। वहीं 24 स्थानीय निकायों में प्रशासनिक कारणों से चुनाव स्थगित कर 20 दिसंबर के लिए तय किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी निकायों के परिणाम 21 दिसंबर को एक साथ घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस निर्णय से पूरे महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल एक बार फिर तेज हो गया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले खालिद और सुमन के बीच संदिग्ध बातचीत हुई थी। सुबह 7:55 पर खालिद ने सुमन को मैसेज किया था कि थोड़ा टाइम निकाल लो, सिस्टम का एग्जाम है। थोड़ा टाइम निकाल लो, सिस्टर का एग्जाम है, MCQ सॉल्व कर देना प्लीज। इसके जवाब में सुमन ने 8:02 पर ओके लिखकर अनुमति दी। यह संदेश सुमन की पेपर लीक में भूमिका को उजागर करता है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच की आंच बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार तक भी पहुंची। पवार से 9 घंटे तक पूछताछ की गई है, जिसमें सुमन चौहान से उनके संपर्कों और पेपर लीक संबंधी जानकारी पर सवाल किए गए। इससे पहले 28 नवंबर को सुमन चौहान को गिरफ्तार किया जा चुका था। जांच में पता चला है कि सुमन ने पवार को ही पेपर दिया था, जिसके बाद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अब मामला न केवल कानूनी बल्कि शैक्षणिक और राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन चुका है। राजस्थान सरकार अब खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं को एक पेड़ काटने पर 10 नए पेड़ लगाने होंगे। इसके अलावा खेजड़ी काटने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जाएगा। कानून मंत्री जगाराम पटेल ने बताया है कि पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए नियमों के अनुसार जुर्माना भी 10 गुना बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाएगा। इससे पहले जुर्माना केवल
2,000 रुपए था। यह कदम उद्योग इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ काटने पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह बदलाव लंबे समय से आवश्यक था। टेनेंसी एक्ट के तहत पेड़ काटने पर लगाए जाने वाले शुल्क को भी संशोधित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम राजस्थान में खेजड़ी कटाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। बाड़मेर, बातियू और सेड़वा में स्थानीय लोगों ने धरना देकर पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की है। सरकार का कहना है कि खेजड़ी का संरक्षण न केवल पर्यावरण बल्कि स्थानीय वन्य जीवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अनिवार्य है। ड्राफ्ट संशोधन लगभग तैयार है और जल्द ही इसे मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। ये कदम मरुस्थलीय क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिगो संकट का असर सिर्फ आम यात्रियों पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से जुड़े लोगों पर भी देखने को मिला है। आमिर खान की एक्स वाइफ और लापता लेडीज फेम निर्देशक किरण राव की जापान यात्रा भी इसके असर में है। टोक्यो रवाना होने निकली किरण घर से 17 घंटे बाद भी एयरपोर्ट पर ही अटकी रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट साझा कर इंडिगो की लेट लतीफी पर चुटकी ली। किरण ने बताया है कि 11 घंटे बीत जाने के बावजूद न उन्हें उड़ान मिली और न ही एयरलाइन की ओर से कोई स्पष्ट अपडेट। लगातार देरी और अनिश्चित जानकारी ने उनकी इंटरनेशनल यात्रा पूरी तरह बिगाड़ दी। उन्होंने कहा है कि इतने समय में वे टोक्यो पहुंच जाती, लेकिन अब सिर्फ मुंबई का चक्कर काट रही हैं। किरण राव ने अपनी पोस्ट में हल्के फुल्के अंदाज में दिल्ली के प्रदूषण को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अब वे चेक कर रही हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के बीच क्या चल रहा है। इंडिगो संकट के कारण उनका पूरा दिन एयरपोर्ट की अफरा तफरी में बीता, फिर भी वे ह्यूमर बनाए रखे नजर आई। किरण का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां फैंस भी एयरलाइंस की अर्थव्यवस्था पर तंज कस रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी को लेकर चर्चाओं में है। 5 दिसंबर 2025 को कृतिका ने पायलट तेजस्वी कुमार सिंह से विवाह किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कार्तिक के दुल्हन का भाई अवतार की जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी बहन के नए सफर के लिए प्यार और शुभकामनाएं भेजी। इस पोस्ट के साथ अभिनेता ने शादी की कई अनदेखी और भावुक तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने लिखा कि कृतिका को दुल्हन के रूप में देखकर उनका दिल भर आया है। उन्होंने इस खास पल को अपने लिए दुनिया बदल देने वाला दिन बताया। कार्तिक ने आगे अपनी बहन को नए अध्याय की ढेरों बधाइयां दी और कहा है कि चाहे जिंदगी कितने भी आगे बढ़ जाए, कृतिका हमेशा उनकी लिटिल सिस्टर ही रहेंगी। अभिनेता ने तेजस्वी की भी तारीफ करते हुए लिखा, उनको ऐसा प्यार मिले जो बहुत दुर्लभ होता है। उन्होंने दुआ की कि ये नया सफर उनके लिए खुशियों और सपनों की पूर्ति लेकर आए। शादी और करियर दोनों मोर्चों पर कार्तिक का ये समय बेहद खास बना हुआ है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया